अगर आपने पास्ट में 250 मिलियन साल पहले ट्रेवल किया तो डायनासोर की शुरुआती के साक्षी हो रहे होंगे। मेन थ्योरीज में से एक, क्या डायनासोर उस एक स्पीशीज से इवॉल्व हुआ जिसे आर्कनसोरस के नाम से जाना जाता है? ये एक डोमिनेंट रेप्टाइल्स थे जो लेट पर्मियन काल के दौरान हुए थे। वैसे कुछ लोगों के लिए वे डायनासोर के जैसे दिखते थे क्योंकि वे इन अविश्वसनीय क्रीचर्स के एंसेस्टर्स थे। समय के साथ आर्कनसोरस दो ग्रुप में बंट गए। इनमें से एक ग्रुप से मगरमच्छ इवॉल्व हुए और दूसरे से डायनासोर का जन्म हुआ जो हजारों अलग अलग स्पीशीज में लगातार विकसित होते रहे। इनके मुख्य लक्षणों में से एक ये था कि इनके पास बाइपेडल एबिलिटीज थी। अर्ली डायनासोर्स दो पैरों पर चलने लगे जिससे उनके आगे के पैर दूसरे कामों के लिए फ्री हो गए, जैसे भोजन खाना और अपना बचाव करना। यहीं से उनका इवोल्यूशनरी जर्नी शुरू हुआ। तो आइए समय में 250 मिलियन साल पहले चलते हैं और इतिहास के गवाह बनते हैं। ट्रायसिक पीरियड। दोस्तों, जैसे ही आप इस नए युग में एंटर करेंगे, आप देखेंगे कि ये डायनासोर बिल्कुल अलग दिख रहे हैं जिन डायनासोरों को आमतौर पर आप देखने के आदी हैं। सबसे पुराने डायनासोरों में से एक जो आर्कनसोरस से आया है, उसका नाम है यूरैप्टर। ये एक कुत्ते के आकार का होता है जो मुश्किल से 1 मीटर लंबा होता है और वजनाई में लगभग 10 किलोग्राम का होता है। हम टिपिकली इस तरह के मैसिव क्रीचर के बारे में सोचते हैं, लेकिन बड़े आकार का होने के लिए कुछ मिलियन साल अभी भी बाकी है। आगे हम ये देखेंगे कि समय के साथ साथ उनके साइज की ग्रोथ कैसे हुई है। लेकिन अभी के लिए चलिए देखते हैं कि धरती को क्या हो रहा है। दोस्तों, ट्रायसिक काल के दौरान सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया टुकड़ों में बंटना शुरू होता है। धीरे धीरे ग्लोबल क्लाइमेट और इकोसिस्टम बदलने लगता है। क्लाइमेट पूरी तरह से गर्म और ड्राई होना शुरू हो जाता है और इसके साथ ही वहां कोई पोलर आइस कैप्स नहीं रहते। वेजिटेशन भी काफी अलग हो जाता है और डायनासोर के लिए सरवाइव करने के साथ इवॉल्व होने में काफी मुश्किलें पैदा होने लगती हैं। पेड़ पौधों भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हो जाते हैं, जैसे कुछ न्यूट्रिशियस थे तो कुछ जहरीले, जो डायनासोर के अलग अलग स्पीशीज के खान पान और एडेप्टेशन में भी असर पड़ रहा था। वैसे ये सवाल जरूर आता है कि बाकी डायनासोर उस दौरान क्या कर रहे थे। उनका वजन लगभग 23 किलोग्राम था और वे 1 मीटर लंबे थे, जो यूरैप्टर से थोड़े बहुत बड़े थे। लेकिन इससे उसका तेज और फुर्तीलेपन में कोई बदलाव नहीं हुआ और ना ही उनके छोटे जानवरों का शिकार करने में बदलाव आया। अब आता है हेरेरासोरस, जो उनसे थोड़ा बड़ा था। मान के चलिए करीब 1.1 मीटर टॉल था, लेकिन बहुत ही भारी था। करीब 350 किलोग्राम उसका वजन था। दोस्तों, उसके बाद अगले नंबर आता है प्लेटियोसोरस, जो एक इंसान से भी बड़ा था। ये 3 मीटर टॉल था और इसका वजन जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, ये करीब 4000 किलोग्राम का था। ये बड़े आकार का डायनासोर सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक था जो इतना ज्यादा बड़ा ग्रो कर सकता था। लेकिन दोस्तों, जरा रुकिए। प्रभावशाली रूप होने के बावजूद डायनासोर ट्रायसिक काल में डोमिनेंट क्रीचर नहीं थे। वे एनवायरनमेंट को बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ शेयर करते थे। सभी एक डाइवर्स इकोसिस्टम में सरवाइव कर रहे थे। वैसे ये सब उस समय तक था जब तक ट्रायसिक काल ने ग्रेट एक्सटिंक्शन इवेंट को एक्सपीरियंस नहीं किया। ये संभवतः बड़े वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण हुआ था, साथ में क्लाइमेट चेंज और यहां तक कि कुछ छोटे एस्टेरॉयड के इंपैक्ट भी। इसका धरती पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा और जिसके चलते अनगिनत स्पीशीज का जीवन समाप्त हो गया। लेकिन सब कुछ बुरा नहीं हुआ। खासकर हमारे डायनासोरों के लिए
इस मोमेंट ने इन प्रजातियों के लिए कई नए अवसर भी लाए, जिससे ये धरती पर अपनी डोमिनेंसी जमा सके। जुरासिक पीरियड। दोस्तों, अब सिर्फ डायनासोर के धरती पर सिंपली सरवाइव करने के बजाय वे धरती पर फलने फूलने लगे थे। लाखों वर्षों में डिफरेंट टाइप्स की प्रजातियां इवॉल्व हुई और डायनासोर अब धरती के रूलर बन चुके थे। वे पूरे कॉन्टिनेंट्स पर फैल गए और हरे भरे जंगल, साथ ही शुष्क रेगिस्तानों पर हावी होने लगे। इन इलाकों में बड़े पैमाने पर डायनासोरों ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया, जिनमें से आप कुछ से परिचित होंगे, जैसे स्टेगोसॉरस, ब्राकियोसॉरस और एलोसॉरस। ये कुछ सबसे बड़े प्राणियों में से एक थे जो कभी धरती पर विचरण किए थे। लेकिन आपने तुरंत नोटिस किया होगा कि सिर्फ यही बड़े आकार के जानवर नहीं थे जो धरती पर इधर उधर घूम रहे थे। इस एरा ने थेरोपॉड्स के इवोल्यूशन को भी देखा। ये छोटे डायनासोर थे जिसका आकार पक्षी जैसा अधिक था। उनमें से सबसे फेमस डायनासोर आर्कियोप्टेरिक्स था। ये एक प्रकार से फेदर्स और विंग्स के साथ डायनासोर और पक्षी का मिश्रण था, लेकिन साथ में इसके पास हड्डीदार दांत और पूंछ भी था। आर्कियोप्टेरिक्स डायनासोरों और पक्षियों के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक था। अगर आप करीब 100 मिलियन साल और इंतजार करते हैं तो ये पूरी तरह से पक्षी में इवॉल्व हो जाएंगे, जिन्हें आज हम जानते हैं। लेकिन रुकिए, करीब 56 मिलियन वर्षों के बाद जुरासिक काल का अंत हो जाता है और ये एक दूसरे एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद होता है। लकीली ये काफी छोटा होता है। हालांकि क्लाइमेट चेंज, वोल्केनिक एक्टिविटी और सी लेवल में बदलाव के कारण कुछ प्रजातियां विलुप्त यानी गायब हो गई और ये एक्सटिंक्शन एक बार फिर सब कुछ बदल देता है। यहां से डायनासोर अपने आखिरी काल में एंटर करते हैं, क्रेटेशियस पीरियड। तो दोस्तों, अब हम क्रेटेशियस काल में एंटर कर रहे हैं और जैसा कि हम वीडियो में इन लाखों सालों से यात्रा करते आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपने नोटिस किया होगा कि इसमें कुछ गायब है ना? जी हां दोस्तों, डायनासोर के सबसे बड़े प्रजाति अभी तक नहीं दिखे हैं। तो चलिए टिरानोसोरस रेक्स को देख लेते हैं। टी-रेक्स एक विशाल जानवर था। ये 3.7 मीटर ऊंचा और 12 मीटर लंबा था। सिर्फ इतना ही नहीं, ये 9 टन का था, जो शक्तिशाली जबड़े से सुसज्जित और अविश्वसनीय रूप से तेज दांतों वाला था। टी-रेक्स क्रेटेशियस किंगडम पर डोमिनेट कर रहा था। इसके अलावा ये उन डोमिनेटिंग शिकारियों में से एक था जिसे इतिहास में कभी देखा गया। ये विशाल जानवर सिर्फ बचा हुआ खाना साफ नहीं करता था, बल्कि ये एक एक्टिव शिकारी था जो अपने शिकार का पैनी नजरों और गंध की तेज सेंस से पीछा करता था। बड़े पैमाने पर इसके पसंदीदा भोजनों में से एक शाकाहारी जानवर थे, जैसे एडमंटोसॉरस। लेकिन टी-रेक्स यही नहीं रुकता। ये बड़े ओपोनेंट जैसे ट्राइसेराटॉप्स और यहां तक कि मौका मिलने पर बाकी छोटे थेरोपॉड्स को भी अपना भोजन बनाता था। इसके जबड़े करीब 12 इंच लंबे दांतों से भरे थे और इसके काफी मजबूत हाइंड लिम्ब इसे करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने में मदद करते थे। दोस्तों, टी-रेक्स को शिकार करने में एक महारत हासिल थी, लेकिन ये काल सिर्फ टी-रेक्स जैसे बड़े जानवरों से नहीं भरा था। आपने बिल्कुल सही सुना। अगर हम देखें तो क्रेटेशियस काल में कई अन्य पंख वाले डायनासोर थे। उन्हीं में से एक वेलोसिरैप्टर थे। वैसे अभी आप बिना पंख के इनका पोर्ट्रेट देख रहे होंगे, लेकिन सबूत बताते हैं कि ये जीव काफी पंखदार थे। बहरहाल पंख ज्यादातर उड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और ये जानवर एक माइक्रो रैप्टर है। इसके पंख ज्यादातर उड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जो बर्ड्स के इवोल्यूशन में से हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले कहा था कि पैंजिया टुकड़ों में बट रहा था और कॉन्टिनेंट में बदल रहा था, जिन्हें आज हम जानते हैं।
लेकिन इस वजह से कुछ डायनासोरों को दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन डायनासोरों को उनके नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना पड़ा, जिसने उनके इवोल्यूशन में काफी बड़ा बदलाव लाया। लेकिन जब हम विचार करेंगे कि आगे क्या होगा, तो इनमें से कोई भी मायने नहीं रखेगा। द कैटाक्लिज्म इवेंट। दोस्तों, लाखों सालों से डायनासोर धरती पर रूल कर रहे हैं और उसी बीच एक एस्टेरॉयड जो धरती की तरफ अपना रास्ता बना रहा है और फिर अचानक वो इससे टकराता है, जो एक विशाल गड्ढा बनाता है। और वो गड्ढा करीब 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा होता है। स्वाभाविक रूप से ये दुनिया पर बहुत बड़ा विनाशकारी इंपैक्ट डालता है और ये इतना गहरा इंपैक्ट होता है जो धरती पर हमेशा के लिए सब कुछ बदल देता है। एस्टेरॉयड का टक्कर बहुत बड़ा था, लेकिन इनिशियल क्रैश के बाद इसका असर लंबे समय तक महसूस होता रहा। इस भयानक टक्कर के कारण एनवायरनमेंट में काफी बदलाव हुआ, टेम्परेचर में भी काफी बदलाव हुआ और क्रैश से निकले मलबों ने सूरज को ही ब्लॉक करना शुरू कर दिया। इसने डायनासोर के हेल्थ पर ना सिर्फ प्रभाव डाला, लेकिन उनके फूड सप्लाई पर भी इसका बुरा असर पड़ा। इस विनाशकारी घटना ने धरती पर मौजूद 75% प्रजातियों को नष्ट कर दिया, जिनमें से ज्यादातर डायनासोर थे जिन्हें हमने अभी पूरे समय देखा। लेकिन चिंता मत करो, सभी डायनासोर गायब नहीं हुए। हवा में उड़ने वाले डायनासोर जिन्हें हमने शुरू में ही देखा, वे इस भारी एस्टेरॉयड टकराव से खुद को बचाने में सफल हुए और आखिरकार बर्ड्स में बदलने लगे। आफ्टरमैथ। दोस्तों, अब जबकि अधिकतर डायनासोर गायब हो गए, तो इसने मैमल्स के लिए रास्ता साफ कर दिया और दुनिया पर उनके इंपैक्ट को बढ़ाने में भी मदद किया। कम कंपटीशन के साथ अब मैमल्स अच्छे से फल फूल रहे थे और उन्होंने पूरे धरती पर कब्जा कर लिया, जिसने समय के साथ धीरे धीरे ह्यूमंस को भी इवॉल्व होने की परमिशन दी। साथ ही दुनिया का निर्माण करने में भी मदद हुआ, जिसे आज हम जानते हैं। वहीं पर डायनासोर अन्य 165 मिलियन साल के लिए इवॉल्व होने चले गए। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जिसे हमें उनके बारे में जानने की जरूरत है। जैसे कि क्या सभी डायनासोर कोल्ड ब्लडेड नहीं थे, और क्या उनमें से कुछ वार्म ब्लडेड भी थे, या फिर दोनों थे? ये दूसरी कहानी है जिसे कभी आगे समझेंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।